इस पर तो जादुई हरी सब्जियां लिखा है। अब इसमें से ऐसी भी कौन सी अनोखी सब्जियां निकलती होंगी। यह क्या, मैंने तो सुबह ही इन बीजों को लगाया था और इतनी जल्दी यह बड़े भी हो गए। एक सामान्य परिवार की लड़की रागिनी की शादी बड़े घर के लड़के रोहन से हो जाती है। रोहन की माँ सुषमा रागिनी के गरीब परिवार से होने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। माँ जी, यह लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, यह तूने कैसी फीकी चाय बनाई है। इसमें ना तो दूध का पता चल रहा है ना चीनी का। दूध की कमी तेरे मायके में हुआ करती होगी। तू यहाँ पर दूध का भरपूर इस्तेमाल कर। रागिनी को सुषमा की यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन रागिनी की माँ ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि कभी भी बड़ों से जुबान नहीं लड़ाई जाती है। इसलिए रागिनी चुपचाप सुषमा की बात सुन लेती है। रागिनी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। वह अपने मायके में भी गार्डनिंग किया करती थी और उसने अपना यह शौक ससुराल में भी जारी रखा था। लेकिन सुषमा को इससे भी दिक्कत थी। अरे यह तू क्या फिजूल की चीज करती रहती है। तुझे कितनी बार बोला है यह सब छोड़कर कुछ अच्छा सीख ले। लेकिन माँ, मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और मुझे यह करके बहुत सुकून मिलता है। इससे मेरा खाली वक्त भी कट जाता है और हमें खाने के लिए हरी और ताजी सब्जियां भी मिल जाती हैं। सुषमा यहाँ भी रागिनी को ताने मारने से पीछे नहीं हटती और उससे कहती है, सब्जियां उगाने की जरूरत तो तेरे मायके में लगती होगी। हमारे यहाँ तो जब चाहो तब बाजार से हरी सब्जियां आ जाती है। माँ जी, आप हर बात पर मेरे मायके वालों को क्यों घसीट लाती हैं? मेरे माँ बाप के पास भले ही पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। आप बार बार मेरे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देखो तो इसे, यह कल की आई हुई लड़की मुझे बताएगी कि क्या कहना है या क्या नहीं। अपनी सासू माँ से परेशान होकर रागिनी अपने पति रोहन से उनकी शिकायत करती है, जिस पर रोहन कहता है, देखो रागिनी, यह तुम सास बहू का झगड़ा है, इसलिए प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। रागिनी एक दिन कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई होती है। तभी उसकी नजर एक बीज भंडार की दुकान पर पड़ती है। घर में रखे सारे बीज खत्म हो गए हैं। चलो आज मैं बीज भंडार से कुछ सब्जियों के बीज ले जाती हूँ। रागिनी दुकान के अंदर जाती है तो कुछ देर बाद उसे एक बीज का पैकेट दिखता है, जिस पर जादुई हरी सब्जियां लिखा होता है। इस पर तो जादुई हरी सब्जियां लिखा है। अब इसमें से ऐसी भी कौन सी अनोखी सब्जियां निकलती होंगी। ठीक है, मैं इसे ले ही लेती हूँ। रागिनी उस बीज के पैकेट को घर ले आती है और सुबह सुबह ही अपने गार्डन में उस जादुई हरी सब्जी के बीज को लगा देती है। इस रागिनी की उस दिन कुछ ज्यादा ही आवाज निकल रही थी। मैं आज इस रागिनी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे बहू, जरा सुनना। जी माँ जी, मुझे बुलाया आपने? अरे बेटी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली है, इसलिए उनके लिए तुम खाना बना कर रखना और याद रखना मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ना नीची होने पाए। आज जब यह खाना बना लेगी तो मैं अपनी और सहेलियों को भी बुला लूंगी और जब खाना खत्म हो जाएगा तो मैं सबके सामने इसे खूब डांटूंगी। रागिनी किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि किचन में कोई भी हरी सब्जी नहीं होती है। यह क्या, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। लेकिन मेरा गार्डन कब काम आएगा? मैं अभी जाकर वहां से कुछ तोड़ कर लाती हूँ। रागिनी गार्डन में जाती है तो वह देखती है कि उसके सुबह लगाए हुए बीज बड़े होकर पौधे बन गए थे, जिन पर ताजी ताजी सब्जियां भी लगी होती हैं। यह क्या, मैंने तो सुबह ही इन बीजों को लगाया था और इतनी जल्दी यह बड़े भी हो गए। चलो अच्छा हुआ, अब मैं माँ जी के लिए और भी अच्छी सब्जी बना पाऊंगी। रागिनी हरी सब्जियां और बाकी सारा खाना बना लेती है और यहाँ सुषमा की भी सारी सहेलियां आ जाती हैं। कुछ देर अपनी सहेलियों से बात करने के बाद सुषमा कहती है, अरे बहू, सबके लिए खाना लगा दो।
रागिनी सबके लिए खाना लगा देती है। कुछ देर बाद सुषमा की और भी सहेलियां आ जाती हैं। बहू, बाकी सबके लिए भी खाना लगा दो। सुषमा की बात सुनकर रागिनी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अब वह इतने लोगों को खाना कैसे खिला पाएगी। लेकिन जब वह किचन में जाकर दोबारा देखती है तो सारे पतीले और सारी सब्जियां ठीक वैसे रखी थी जैसे मानो उनसे कभी खाना निकला ही ना हो। रागिनी बाकी सब लोगों को भी खाना खिला देती है और सुषमा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। इसीलिए वह जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा खाना खाती है ताकि अंदर खाना खत्म हो जाए। खाना तो खत्म नहीं होता है, लेकिन सुषमा का पेट जरूर खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बहू की जादुई सब्जी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हम सबके मजेदार चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है उस नदी का पानी पीने लायक नहीं है? अच्छा, पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे बेटी, मटका लेकर कहाँ जा रही हो? नदी पर तो बांध बन गया है, अब वहाँ पानी नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मैं कहीं ना कहीं से पानी ले आऊंगी। अरे आप तो जल परी हैं, इसका मतलब आप ही इस नदी में रहती हैं? हाँ, मैं ही इस नदी में रहती हूँ। बहुत समय पहले रामपुर गांव में एक गीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस वजह से वह और उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। उस गांव के सभी लोग गांव के बाहर नदी से पानी भरने जाया करते थे। उसी की दूसरी तरफ एक और नदी भी थी, पर उस नदी में कोई नहीं जाता, क्योंकि सभी का मानना था यह नदी श्रापित है और इसमें रहस्यमयी चीजें पाई जाती हैं। एक दिन की बात है, गीता नदी से पानी भरने गई तो उसने देखा आज नदी पर बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे आज नदी पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाकर पूछती हूँ आखिर माजरा क्या है। और यह कहकर वह नदी के पास गई और उसने सीमा से कहा, अरे चाची, आज नदी पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे तुम्हें पता नहीं है, थोड़ी देर बाद नदी का पानी खत्म हो जाएगा। क्या नदी का पानी खत्म हो जाएगा? समझी नहीं मैं। इस पर बांध बांधा जा रहा है, जिस वजह से नदी का पानी थोड़ी देर बाद रोक दिया जाएगा, इसीलिए सभी अभी पानी भर रहे हैं। तो क्या हुआ, दूसरी नदी है, उससे पानी भर लेना। अरे नहीं नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है उस नदी का पानी पीने लायक नहीं है? अच्छा, पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे बातें तो फिर भी हो जाएंगी, पहले पानी भर लो। इसके बाद वह दोनों पानी भर लेती हैं और घर आ जाती हैं। देर से आने पर गीता की माँ सुनीता ने उससे कहा, क्या हुआ बेटी, आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ, नदी पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसी वजह से देर हो गई। इसके बाद उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। वैसे माँ, उस नदी का राज क्या है? पता नहीं बेटा, पर उसका राज तुम्हारे दादाजी को पता था। उन्होंने उस राज को किसी को भी नहीं बताया था। पर आखिर उस नदी में ऐसा क्या है माँ? क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ जाओ। अच्छा, खाना बना लो चलकर, तुम्हारे पिताजी आने वाले होंगे। यह सुनकर गीता खाना बनाने चली गई और सुनीता भी काम करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन की बात है कि गीता की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वह नदी से पानी भरने नहीं जा पाई। वहीं उसकी माँ की भी तबीयत खराब थी। जब उसके पिता सुरेश घर आए तो उन्होंने उन दोनों को दवाई दी, पर घर में पानी नहीं था। इस पर सुरेश ने कहा, अरे घर में पानी ही नहीं है, अब तुम लोग दवाई कैसे खाओगे? हाँ, पानी खत्म हो गया है और तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं नदी पर भी नहीं जा पाई। पर अब हम क्या करेंगे? पूरा दिन बिना पानी के गुजारा कैसे होगा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और यह कहकर वह बुखार में ही पड़ोस की सीमा चाची के घर गई और उनसे कहा, अरे चाची, थोड़ा पानी दे दीजिए। हाँ हाँ बेटिया, अभी देती हूँ। वैसे आज तुम नदी पर नहीं आई, ऐसा क्या हो गया? हाँ चाची, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी।
फिर सीमा ने उसे पानी दिया और वह घर आ गई। इसके बाद उन दोनों ने दवाई खाई। पानी न होने की वजह से घर का कोई भी काम नहीं हो पाया, खाना भी बनने के लिए था। गीता ने काफी देर सोचा और उसने मटका उठाया। गीता को मटका पकड़ा हुआ देखकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे बेटी, मटका लेकर कहाँ जा रही हो? नदी पर तो बांध बन गया है, अब वहाँ पानी नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मैं कहीं ना कहीं से पानी ले आऊंगी। कहाँ से लाओगी? अभी तो तुम मांग कर ही लाई थी, अब कोई पानी नहीं देगा। मुझे पता है माँ, पर पानी तो चाहिए ही होगा। और यह कहकर गीता मटका लेकर चली गई। सुनीता को काफी चिंता हुई कि आखिर गीता कहाँ गई है। वहीं गीता दूसरी नदी पर आई, क्योंकि पहली नदी तो सूखी हुई थी। नदी पर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, यह नदी देखने में तो सामान्य ही है, बस यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं। क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो पानी भी साफ ही लग रहा है। फिर पता नहीं क्यों इसे लोग रहस्यमयी और शापित बताते हैं। और यह कहकर वह इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता हो। यह जगह कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी ने सब कुछ सजा कर रखा हो। फिर भी लोगों के मन में एक अलग ही डर है। इसके बाद उसने नदी से पानी भर लिया और वहाँ से वापस आने लगी। तभी अचानक उसे आभास हुआ जैसे नदी में कोई हो। वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके पीछे एक जल परी थी। जल परी को देखकर उसने उससे कहा, अरे आप तो जल परी हैं, इसका मतलब आप ही इस नदी में रहती हैं। हाँ, मैं ही इस नदी में रहती हूँ और तुम आज यहाँ कई वर्षों के बाद आई हो। अभी तक इस नदी में कोई नहीं आया है, क्योंकि सभी को डर लगता था। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, और वैसे भी जब व्यक्ति परेशान हो तो उसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। मुझे पानी की जरूरत थी, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे खुशी है कि तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो। अच्छा, अब तुम जाओ, कल फिर से आना। यह सुनकर गीता वहाँ से चली आई, पर उसने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई और उसने कोई बहाना बना दिया। अगले दिन वह फिर पानी भरने गई, जहाँ पर जल परी थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नदी का पानी पीने से उसके घर के सभी लोग सुंदर होते जा रहे थे। वहीं गीता भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगी। अरे बेटी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम लोग सुंदर होते जा रहे हैं? और तुम भी बहुत सुंदर हो गई हो। पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता है यह सब कैसे हो रहा है। अगले दिन गीता फिर उसी नदी पर गई और उसने जल परी से कहा, एक बात तो बताओ जल परी, इस पानी को पीने से हम लोग सुंदर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये एक जादुई नदी है। अच्छा, पर तुमने लोगों में झूठी अफवाह क्यों फैलाई कि यह नदी श्रापित है? मैंने नहीं फैलाई है, बल्कि एक रामदास नाम के आदमी ने फैलाई थी। एक बार जब वो नदी पे आया तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे बहुत सारे मोती दिए और उससे वादा लिया कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। क्या रामदास को? वो तो मेरे दादा थे। मुझे बहुत खुशी है कि वो तुम्हारे दादा थे और तुम भी उन्हीं की तरह हो। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे दादा को यही राज पता था। अभी वह दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने जल परी पर हमला कर दिया। पर जल परी उसके वार से बच गई और जल परी ने उसे मार दिया। यह देखकर गीता काफी हैरान हुई। इस पर जल परी ने कहा, आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से मेरे जान को खतरा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे दादा से ये वादा लिया था। ठीक है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और यह कहकर गीता वहाँ से जाने लगी तो जल परी ने उसे कई सारे मोती दिए और उससे कहा, तुम इन मोतियों को ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। यह सुनकर गीता काफी खुश हुई और वह घर आ गई। उसने उन मोतियों को बेचकर अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा घर बनवा लिया और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने सच में उस जादू लिपस्टिक का पेड़ देखा है? अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। और यह सुनकर दीक्षा मुस्कान के पीछे चली जाती है। एक गांव में दीक्षा अपने माता पिता के साथ रहती थी। दीक्षा बहुत सुंदर थी, पर उसके होंठ बहुत ज्यादा काले थे, जिस वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते थे। दीक्षा के पड़ोस में ही मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। वह उसकी दोस्त थी।
एक दिन की बात है, दीक्षा घर का काम कर रही थी। तभी उसके पड़ोस की शीला चाची वहाँ आईं और उन्होंने दीक्षा से कहा, अरे बिटिया, अपने होठों को जरा गुलाबी बना लो, बड़े काले हैं। क्या करूं चाची, भगवान ने जैसे दिए हैं वैसे ही बने रहने दीजिए। अरे भगवान ने तो तुम्हें बहुत सुंदर बनाया है, बस होठों को ही थोड़ा खराब बना दिया। तुम इन पर लिपस्टिक ही लगा लिया करो, जिससे तुम्हारे काले होठ छुप जाएंगे। लिपस्टिक से भी कुछ नहीं होता चाची, मैंने लगाकर देख लिया। तभी वहाँ पर मुस्कान आ गई और मुस्कान ने शीला चाची से कहा, अरे चाची, क्या ये फालतू की बातें कर रही हो? आप ये बताओ कि आप यहाँ किस लिए आए हो? अरे ऐसे ही, कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आई थी। हाँ, तभी तो सोचूं, आप ऐसे ही किसी के घर नहीं आती, टाइम पास करना था इसीलिए चली आई। मुझे पता है, तू तो बहुत नकचड़ी है, इसलिए तू तो मुझसे बोल ही मत। हाँ, तो फिर क्यों मेरी दोस्त से बात कर रही हैं? यह सुनकर शीला चाची वहाँ से चली जाती हैं। इस पर दीक्षा ने उससे कहा, तूने इस तरह से शीला चाची से बात क्यों की? तूने देखा नहीं वो किस तरह से तेरा मजाक उड़ा रही थी? अरे लोगों का काम ही होता है दूसरों का मजाक बनाना, और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगता है, और उन्होंने सच ही तो कहा। तू तो पागल है जो दूसरों की बातों को सुनती रहती है। इसके बाद वह उसके साथ बातें करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। दीक्षा अपना जीवन आराम से गुजार रही थी। उसके लिए कई सारे शादी के रिश्ते आते थे, पर काले होंठ होने की वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करता, क्योंकि कोई उसे अशुभ समझता तो कोई कुछ और। इस वजह से उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक दिन की बात है, मुस्कान ने एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ देखी। जब वह वहाँ गई तो उसने एक साधु को जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में कहते सुना और उसकी जगह भी बताई, जिसे सुनकर मुस्कान बहुत खुश हुई और वह दीक्षा के घर आई और उससे कहा, अरे दीक्षा, तेरे काले होंठों को सही करने की दवा मिल गई है। क्या? पर कहाँ है वह दवा? अरे मुझे अभी अभी पता लगा है, गांव के पास जो पहाड़ी है उस पर एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। उसी पर बहुत सारी जादुई लिपस्टिक लगती हैं, जिससे तेरे होंठ सही हो जाएंगे। पर वहाँ पर जाएगा कौन? और यदि वहाँ पर लिपस्टिक नहीं हुई तो? तू चिंता मत कर, मैं पहले पता लगाती हूँ। इसके बाद मुस्कान वहाँ से चली आई और वह उस जगह पर गई तो उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि उस जगह पर वास्तव में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, यहाँ पे तो सच में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। मुझे दीक्षा को भी ये बात बतानी चाहिए और उसे यहाँ लाना चाहिए। और इसके बाद वह दीक्षा के घर गई और उसे सारी बात बताई। इस पर दीक्षा ने मुस्कान से कहा, चल मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास ले चल। हाँ, चल। इसके बाद वो दोनों जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास आई। पेड़ पर लिपस्टिक देखकर दीक्षा काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई पेड़ होगा, क्योंकि आज तक वह लिपस्टिक बाजार से ही लाती रही। इस पर मुस्कान ने कहा, चल एक लिपस्टिक तोड़कर तू अपने होठों पर लगा। यह सुनकर दीक्षा ने एक लिपस्टिक तोड़ी और अपने होठों पर लगाई। होठों पर लगाते ही उसके काले होठ गुलाबी हो जाते हैं। अपने होठों को गुलाबी देखकर दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हुई और मुस्कान भी बहुत ज्यादा खुश हुई। और मुस्कान ने दीक्षा से कहा, अरे वाह, ये तो काम करती है। यानी कि ये सच में जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। इसने तो तेरे होठों को सही कर दिया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे होठ गुलाबी हो गए। चल हम इस लिपस्टिक को घर ले चलते हैं। तभी उस पेड़ से आवाज आई, हाँ, ले जाओ, पर ये याद रखना कि इसका कभी भी दुरुपयोग ना हो। यह लिपस्टिक का पेड़ सिर्फ एक दिन ही काम करती है, तो इसे तुम रोजाना लगाना। ठीक है, मैं इसे रोजाना अपने होठों पर लगाऊंगी और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगी। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले आते हैं और अब दीक्षा रोजाना उसी जादुई लिपस्टिक का उपयोग करती थी, जिससे उसके होठ गुलाबी रहते थे। वहीं उसके गुलाबी होठों को देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे और अब दीक्षा और उसकी दोस्त बहुत खुश थी।